और अब टाइम आ गया है कि मैं उँगलियाँ उठाऊँगा। अब टाइम आ गया है कि मैं लैक ऑफ प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं करूँगा। यार हम कब तक यही बातें करते रहेंगे? हम कब तक ये बोलते रहेंगे कि 10 दिन का कैंप था, कि प्लेयर्स के पास लीग नहीं है, कि प्लेयर्स रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते, कि अगली टीम हमारे से बहुत बेहतर है और ज़्यादा तैयार है, कि ये 2-0 या 3-0 हार हमारे लिए जीत है। कब तक भाई? कब तक चलेगा ये? पाकिस्तान टीम ने एक और मैच खेला और एक और मैच हार लिया और हमें एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि हमें इस रिज़ल्ट पे खुश होना चाहिए। लेकिन हम आखिरकार ये कब तक करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान टीम इस तरह कभी तरक्की कर सकेगी? आज मैं पाकिस्तान की सीरिया के खिलाफ कारकर्दगी को ब्रेक डाउन करूँगा बशमूल वो सारे ज़रूरी सवाल जो हमें पूछने होंगे अगर हमने कभी एशियन फुटबॉल और आगे वर्ल्ड फुटबॉल में कम्पिटिटिव होना है। मैं इस वीडियो में शायद कुछ ऐसी बातें करूं जो आपको अच्छी ना लगें, लेकिन मेरे ख्याल से ये रियलिटी चेक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से, जहां हम पाकिस्तान फुटबॉल की गहराइयों में जाते हैं, इंक्लूडिंग मैच एनालिसिस, की डेवलपमेंट्स एंड स्टोरीज नो वन एल्स इज टेलिंग। मैं हूं इस्माइल फारूक, जर्मनी में एफसी न्यूरमबर्ग विमेंस टीम के साथ फुटबॉल एनालिस्ट, और मैं फुटबॉल और ख़ासकर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को काफ़ी सालों से कवर और एनालाइज़ कर रहा हूँ। आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं आप लोगों के सवालात के भी जवाब दूँगा। हो सकता है कि आपका नाम भी आपको सुनने को मिले। आगे बढ़ने से पहले, इतनी ग्लूम एंड डूम है पाकिस्तान फ़ुटबॉल के अंदर और जनरली कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं होती, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए, और वो ये है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल इकोसिस्टम में एक ऐसी ऐप है जिसका नाम मैदान है, जो कि आपको आपके इर्द-गिर्द फुटबॉल खेलने में बहुत आसानियाँ पैदा करती है। आपके लिए सिर्फ़ आपको ये करना है कि आप मैदान की ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप उस पे साइन अप करेंगे मुफ़्त में, और आप अपने इर्द-गिर्द उसके बाद देख सकते हैं कौन से फुटबॉल मैचेज़ हो रहे हैं, कौन से फुटबॉल इवेंट्स हो रहे हैं, इर्द-गिर्द कौन-सी टीमें खेल रही हैं। आप अपनी टीम भी बना सकते हैं, आप खुद भी मैच ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आप मुफ़्त में कर सकते हैं। सिर्फ़ मैदान की आपने ऐप डाउनलोड करनी है। अगेन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और आपने एन्जॉय करना है। पाकिस्तान और सीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली सीरिया 2 पाकिस्तान निल। रिसेंटली जो मैच हुआ, पाकिस्तान की डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी लोगों ने उसकी जो है वो तारीफ़ की, मैंने भी की। जो हमें 2 गोल पड़े वो दोनों सेट पीस से थे। एक जो उनका गोल था वो मोस्ट प्रोबब्ली ऑफसाइड भी था। उनको शायद एक रेड कार्ड भी मिल जाना चाहिए था जो स्टैम्प किया गया था हमारे प्लेयर के ऊपर, आलमगीर के ऊपर। और इसके अलावा सीरिया ने बहुत ज़्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए थे। तो ओवरऑल आई वुड से कि पाकिस्तान की जो डिफेंसिव कारकर्दगी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। स्पेशली जो हमने देखी, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने एक 5-3-2 आउट ऑफ पोज़ेशन शेप रखी, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो मिडफ़ील्ड 3 के अंदर 3, ऑब्वियसली आलमगीर और राहिस तो खेलते हैं, बट उनके साथ वो अली उज़ैर को रखेंगे, जो कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, जिनका वर्क रेट बहुत अच्छा है। और हमने वो मिडफ़ील्ड 3 से एग्ज़ैक्टली यही देखा कि उन्होंने बहुत जान मारी, उन्होंने सारे जो है वो डिस्टेंस कवर किया और इंश्योर किया कि जो 5 मैन डिफेंस थी उनको जो है जितना वो सपोर्ट दे सकते थे, वो दें। लेकिन इस सब को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में डालें तो इससे मेरे ख़्याल से परफ़ॉर्मेंस को और भी आप जो है वो तारीफ़ इसकी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बस आपको कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ। महीने के शुरू में जाके कन्फ़र्म हुआ था कि मैच होना भी है कि नहीं, या पाकिस्तान मतलब खेलेगी भी कि नहीं, क्योंकि हमें फीफा बैन हुआ था। मैच से 15-20 दिन पहले कोच अनाउंस हुआ, सिर्फ़ 15-20 दिन पहले। इससे पहले, इस मैच से पहले टीम आखिरी बार जून 2024 में खेली थी, ठीक है? टीम के मोस्टली जो खिलाड़ी हैं, वो रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते। अगर आप पाकिस्तान की स्टार्टिंग लाइनअप देखें सीरिया के खिलाफ, तो उसके अंदर सिर्फ़ 3 खिलाड़ी हैं, 3, जो कि ऐसे हैं जो रेगुलर क्लब फुटबॉल खेलते हैं। इसके अलावा टीम ने सिर्फ़ 10 दिन ट्रेनिंग की, वो भी रमज़ान के महीने के अंदर। उसमें से सिर्फ़ 4 या 3 दिन जो है उनको हेड कोच के साथ मिले। अगर इतने दिनों में से आप में से अगर इतने कम दिनों में आप में से कोई जो है ना वो 100% किसी प्लेयर की फ़िटनेस और मैच रिदम वग़ैरह ला सकता है, तो मुझे मैसेज करें प्लीज़, क्योंकि आपको जो है ना फुटबॉल की दुनिया में खुदा माना जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर इतना बड़ा कोई काम कर सकते हैं जो कि एक मौज़ा है, जो कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर आपका तो नाम रोशन होना चाहिए।
मेरा पॉइंट ये है कि इतने कम देर में दुनिया में कोई भी फिजिकल फिटनेस और मैच रिदम तो आ ही नहीं सकती, मैच ही नहीं खेला हुआ। फिजिकल फिटनेस और इवन टैक्टिकल जो है वो साइकोलॉजिकल रिदम वगैरह में आप नहीं आ सकते। इसके बावजूद ओतिस खान और ईसा सुलेमान दोनों नहीं थे आपके पास, ठीक है? ईसा सुलेमान इंजर्ड थे, ओतिस खान को उन्होंने नहीं रखा डिसिप्लिनरी रीज़न्स की वज़ह से, वो हमने पहले टच ऑन कर लिया था। अ, अगली टीम पे आ जाते हैं, उसका आपको पता ही है 95 उनकी रैंकिंग है फीफा उसके अंदर। रेगुलर फुटबॉल वो खेलते हैं, बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं और कुछ को हराते भी हैं कभी-कभी और उन्हें टफ टाइम देते हैं और उनके प्लेयर्स दुनिया भर की लीगों में खेल रहे हैं। ठीक है, उनकी बी टीम खेल रही थी, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स नहीं थे, कुछ बड़े प्लेयर बेंच पे बैठे हुए थे। लेकिन सबको मिला के अगर मैं परफॉर्मेंस को कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालूँ तो बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस थी, ठीक है? प्लेयर्स की कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन थी उनकी लिमिटेशंस के हिसाब से इससे ज़्यादा मैं प्लेयर्स से और कुछ नहीं माँग सकता, आप भी कुछ नहीं माँग सकते। उन्होंने पूरी जान दी 110% 150 200% दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन ये सब मैंने अब आपको कह दिया है, मैं इसमें मानता हूँ ये मैंने अपने पोस्ट मैच लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, वो भी आप जाके देखें अगर आपने नहीं देखी। लेकिन बड़ा सवाल जो है द बिगर क्वेश्चन वो ये है कि यार हम कब तक यही बातें करते रहेंगे? हम कब तक ये बोलते रहेंगे कि 10 दिन का कैंप था, कि प्लेयर्स के पास लीग नहीं है, कि प्लेयर्स रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते, कि अगली टीम हमारे से बहुत बेहतर है और ज़्यादा तैयार है, कि ये 2-0 या 3-0 हार हमारे लिए जीत है। हम कब तक हर फुटबॉल मैच में इस मेंटालिटी से जाएँगे कि यार ज़ीरो तैयारी है और हमारा कोई आसरा नहीं है, बस किसी तरह स्कोर लाइन तमीज़दार हो जाए या रहे, 7-8 ना पड़े तो बेहतरीन होगा। कब तक भाई? कब तक चलेगा ये? देयर इज़ अ फाइन लाइन मेरे ख़्याल से देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन एक्सेप्टिंग द कॉन्टेक्स्ट और द लिमिटेशंस एंड स्टिल हैविंग द मेंटालिटी ऑफ वांटिंग टू इम्प्रूव एंड बी बेटर। ये एक फाइन लाइन है। जस्ट बिकॉज़ मैं कहता हूँ और मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, रियलिस्टिक हूँ मैं फिर भी अब ये नहीं कह सकता कि यार हाँ, बस यही चलता रहे, ठीक है? ये दोन मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ठीक है, मानता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल में क्या सिचुएशन है। प्लेयर्स इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको ब्लेम ही नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बैठ के जो है वो बस मुतमईन रहूँगा कि पाकिस्तान टीम 2 खा रही है, 3 खा रही है, 6 खा रही है, 7 खा रही है, कोई अटैक का आसरा नज़र नहीं आता, कोई गोल करने का चांस नज़र नहीं आता। मर-मर के हमें कॉर्नर से अगर गोल करने को हमें करीब भी पहुँचते हैं तो हम कहते हैं ओ तेरी हो जाए गोल बस किसी तरह। लास्ट जो हमने कोई प्रॉपर गोल मारे थे वो आई थिंक राहिस नबी का जो बज़ूका था उसके अलावा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये कब तक चलेगा यार? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए और बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। मैं पहला बंदा हूँ जो एक्सेप्ट करता है कि करंट लिमिटेशंस क्या हैं। बट मैं साथ-साथ ये भी कहूँगा कि नथिंग ऑफ नोट, एब्सोल्यूटली नथिंग ऑफ नोट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 3-4 इयर्स जिससे हम प्रॉपर्ली इम्प्रूव करें एज़ अ टीम, एज़ अ फुटबॉल प्लेइंग नेशन। और अब टाइम आ गया है कि मैं उँगलियाँ उठाऊँगा। अब टाइम आ गया है कि मैं लैक ऑफ प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कभी भी जैसा कि मैंने कहा मैं प्लेयर्स पे उँगली नहीं उठाऊँगा। इस सिचुएशन में प्लेयर्स पे कभी उँगली नहीं उठाऊँगा। प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान ही दी है सिर्फ़। प्लेयर्स को हमेशा सिस्टम ने, सब ने लेट डाउन किया है और उसके बावजूद प्लेयर्स ने जब भी पाकिस्तान की जर्सी पहनी है, जो ये मेरे पीछे लटकी हुई है, प्लेयर्स ने हमेशा अपनी जान दी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं बाकी सब पे उँगलियाँ उठाऊँगा। ये नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी, ये पीएफएफ वाले स्टेक होल्डर्स जिन्होंने सिस्टम ऐसा तबाह किया कि हम अभी तक पता नहीं कितने 10 साल बाद एक प्रॉपर अभी तक पीएफएफ हमारी रेगुलर नहीं बनी। 2015 के बाद से झगड़े, पॉलिटिकल स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट, नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी, फिर नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी के घपले और सब कुछ और फिर उसके बाद अब तक जाके इलेक्शंस फिर से फीफा बैन 2 दफ़ा और अब तक जाके इलेक्शंस पूरे नहीं हुए। अब जाके डेट अनाउंस किया है। सिस्टम तबाह करके रख दिया पाकिस्तान फुटबॉल का। फुटबॉलर्स को तबाह करके रख दिया है। एक लीग तक नहीं कराई। एक लीग करा देते यार, नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी वाले एक लीग करा देते। या चलो नहीं पैसे नहीं अब फीफा अब्बू से पैसे नहीं मिल रहे थे तो जल्दी इलेक्शंस ही करवा देते। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या था आपका?
2022 में नेपाल की टीम के साथ हमारा मैच हुआ, उसका पोस्ट मैच जो है वो रिव्यू जाके देखें। प्लीज़ आप लिखें नेपाल पाकिस्तान 2022 देखें जाके। बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, शक्ल भी मेरी थोड़ी फ़र्क होगी, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन बात वही थी। 2023 के बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर फर्स्ट एवर हम जीत गए कैम्बोडिया के खिलाफ। कमाल हो गई, लोग जश्न मना रहे हैं, राइटली सो, प्लेयरों को फूल के हार पहना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन है। तब भी उसका भी आप पोस्ट मैच जाके वीडियो देखें, तब भी कहा था कि यार ये वुड बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इस विन को यूज़ करके एज़ अ स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, पाकिस्तान फुटबॉल का थोड़ी तब्दीलियाँ ले आएँ। स पीक पे थी पाकिस्तान फुटबॉल की फॉलोइंग, ब्रांड्स भी आ सकते थे, स्पॉन्सर्स को भी आप ला सकते थे, लीग कराते तो लोगों ने भी आना था। एक आप उस वेव को राइड करते और लीग कराते, इकोसिस्टम पे फ़ोकस करते। मैं तब से एक ही बात कर रहा हूँ बार-बार, बार-बार, बार-बार कि लॉन्ग टर्म प्लान, लीग, कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट, कोचेज़ एजुकेशन, शॉर्ट टर्म प्लान, जो डायस्पोरा आपके प्लेयर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट आप बेहतर करें और ज़्यादा लेके आएँ जो कि रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हैं, जो क्लब्स के साथ हैं, अ, और क्वालिटी पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शॉर्ट टर्म में बढ़ाएँ। और आपने क्या किया? सिफ़र, कुछ भी नहीं। वही प्लेयर, वही तैयारी, वही 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप, वही दुआओं पे भरोसा और सहारा, और वही माइंडसेट, और ज़ाहिर है फिर वही रिज़ल्ट। आप सब जो देख रहे हैं, गौर से सुनिए, ज़रूरी बात करने लगा हूँ मैं। मीडियोक्रिटी को नॉर्मलाइज़ ना करो। इस सब को एक्सेप्ट ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बेवकूफ़ाना या अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बोल के पाकिस्तान जी अब कल सऊदी से मैच हुआ है तो आप कहें यार पाकिस्तान जो है वो ये क्या बकवास है, जीत जाना चाहिए था। ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। लेकिन एक इन्फॉर्म्ड फैन बेस बने, एक सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव फैन बेस बने, एक डाई हार्ड फैन बेस बने। बी अ फैन बेस जो कि रियलिटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान को तारों तक पहुँचाना चाहती है। पते की और फ़र्क डालने वाली चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएँ और उनका मुतालबा करें। ऐसी चीज़ें जिनसे वाक़ई पाकिस्तान टीम को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में बेहतर डायस्पोरा प्लेयर्स, रेगुलर फुटबॉल खेलने वाले डायस्पोरा प्लेयर्स को भर्ती करना। भाई लॉन्ग टर्म में सिंपल लीग, यूथ डेवलपमेंट, कोचिंग एजुकेशन, एक पूरा फुटबॉल इकोसिस्टम बनाना। मीनवाइल आप लोगों ने क्या किया है, सिस्टम ही नहीं है, तबाह कर दिया है, गवर्नेंस ही कोई नहीं है। लीग आपने कराई नहीं, जो आपके कोचेज़ एक्जिस्टिंग हैं न्यू जनरेशन के, उनके साथ आपने फड्डे किए हैं, उनको आप रखते नहीं हैं। वलीद जावेद के साथ आपका फड्डा था, आपने उसे निकाल दिया। कराची यूनाइटेड के साथ आपको कोई मसला था, आपने शेख हमदान को और उन लोगों को जो है वो कभी अप्रोच नहीं किया। ये सारे आपके लोकल लोग अवेलेबल थे जो कि मुफ्त में पाकिस्तान को के लिए काम करने को तैयार हैं अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन आपने उनको नहीं किया। आप वही आगे-पीछे सेम सेम, मैं क्या बोलूँ अब, वही चीज़ें करते रहते हैं। इन्हीं बोरिंग चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूथ डेवलपमेंट लीग, इकोसिस्टम, इन्हीं बोरिंग चीज़ों से पाकिस्तान फुटबॉल तरक्की कर सकता है। इसको क्लिप कर लो, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, बाँध लो, याद कर लो। अगर किसी दिन पाकिस्तान फुटबॉल ने प्रॉपर तरक्की की, तो वो इन्हीं चीज़ों के बाद होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। या तो आप ये करें या फिर तैयार हो जाएँ वही सेम साइकिल ऑफ डिफीट, डिस्ट्रक्शन, होपलेसनेस, पॉलिटिकल इडियोटिक पॉलिटिक्स, और इसी तरह की चीज़ें जो होती आ रही हैं, अगले 20 साल के लिए भी इन्हीं के लिए तैयार हो जाएँ। अब मैं आप लोगों के सवालों पे आता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे करनी थी, बातें थी जो मुझे करनी थी सीरिया वाले मैच के बाद, अपने दिल से कुछ चीज़ें उतारनी थी। थैंक यू फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। मैं कुछ को जल्दी से जो है वो टच अपॉन करता हूँ। @L.N.A.I ने सवाल किया है कि परफॉर्मेंस अगेंस्ट सीरिया के बाद आपको क्या लगता है सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट एरिया किस में देखा गया? क्या टीम फ्यूचर में बड़े टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है? और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो मैंने मेंशन कर दी है थोड़ी-सी इन डिटेल। मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारी इकोसिस्टम फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ है, हमारी एक प्लेलिस्ट है। वो आप जाके देखें, उसके अंदर ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान फुटबॉल को बेहतर होने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। वो जाके देखें, लॉन्ग टर्म उसी से फ़ायदा होगा।
सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट एरिया यार ये था कि आप इतने छोटे से टाइम के अंदर एक डिफेंसिवली सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकते हो और आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द प्लेयर्स एंड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन क्योंकि एक इवन दो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल उनको ये पता है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उनसे क्या चाहता है, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को भी प्लेयरों का पता है, इसलिए छोटे से टाइम में उन्होंने कुछ ना कुछ करके एक डिफेंसिवली सॉलिड टीम खड़ी कर दी थी। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट और कुछ पॉसिबल था ही नहीं यार मैं इम्प्रूवमेंट तो होगी ना कि पाकिस्तान टीम रेगुलर फुटबॉल खेल रही है, प्लेयर्स लीग खेल रहे हैं, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन मौजूद है कॉन्स्टेंटली। फिर मैं बोलूँ यार अच्छा लास्ट मैच के बाद से इस मैच के अंदर अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब बॉल के साथ बेहतर खेलेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, कुछ है ही नहीं। हम हमेशा खेलते हैं, ज़ीरो हो जाता है, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिज़िकल फिटनेस, टैक्टिकल प्रिपरेशन सब कुछ। तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है? बाकी आई थिंक 3 लोगों ने कुछ सिमिलर सवाल किए थे, राफ़े खान @राफ़े खान 7 जो कि हमें काफ़ी देर से फ़ॉलो कर रहे हैं। राफ़े थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर सेंडिंग इन द क्वेश्चन। अ, इबे कदीर वाईटी और फिर जे जोटुलांजी सॉरी अगर मैं आपके नामों को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आपने मोस्टली ये बात की है, राफ़े ने पूछा है कि पाकिस्तान का बिल्डअप फ्रॉम द डिफेंस बेसिक टैक्टिक्स जो हैं वो शायद लैक कर रहे हैं। इबे कदीर वाईटी ने कहा है कि पाकिस्तान की बॉल पोजीशन क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस का इशू है, हम सिर्फ बॉल क्लियरेंस क्यों करते हैं, इंटरनेशनल टीम्स की तरह क्यों नहीं मूव बना के खेलते। और फिर जे जोटुलांजी ने कहा है कि पासिंग का फ्लो कैसे बन सकता है, हम पासिंग का सीन बहुत ऑफ है। तो यार इसका मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। पासिंग का यार किस तरह मतलब बिल्डअप और पासिंग और ये सब अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हैं कि एक्चुअली तो ये बचपन से सिखानी जाने वाली चीज़ें होती हैं। ये जो आप यूरोप में प्लेयर्स देखते हैं सर्जियो बुस्केट्स अब नए वाले देख लें पेड्री, गावी चूअमेनी, रॉड्री जिन जो भी आपने नाम लेने हैं मिडफ़ील्डर्स जो हैं आपके क्या उसे कहते हैं एन्ज़ो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर सारे जो भी मिडफ़ील्डर्स आपके खेल रहे हैं, मिडफ़ील्डर्स में वैसे ही नाम ले रहा हूँ। ये सारे यार बचपन 7-8 साल की उम्र से खेल रहे हैं। छोटी स्पेसेस में पास कर रहे हैं। उनको पता है बॉल आने से पहले ही इन्हें पता होता है कि मैंने स्कैन करना है, मैंने किस पैर पे रिसीव करनी है, किस तरह टच लेनी है, अपोनेंट किधर है, मैंने आगे पास किस तरह करना है। आपने ये कहावत सुनी होगी बी वन स्टेप अहेड। ये सारे वन स्टेप अहेड होते हैं। क्योंकि टॉप लेवल फुटबॉल में आपको टाइम नहीं मिलता सोचने का। आपकी मसल मेमोरी होनी चाहिए, आपके इंस्टिंक्टिवली होना चाहिए। तो ख़ैर वो तो बहुत ही अब पुरानी बात होगी, उसको क्या अब हम राव उमर ये फॉर एग्ज़ाम्पल या हसीब या किसी और को हम अब 7 साल की उम्र में तो नहीं भेज सकते ना। बट ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, उसके बावजूद भी अगर आपने चले बचपन से नहीं सीखा जो कि इन प्लेयर्स को नहीं मिली कोचिंग अनफॉर्चुनेटली, तो आप एट लीस्ट स्टीफन को अगर आप कोच हैं तो आप कहते हैं यार चलो मैं अब इस उम्र में जितना सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊँगा, जितना मैं टैक्टिकल अपना जो है वो सेशंस करके उनको इम्पार्ट कर सकता हूँ अपनी नॉलेज मैं करूँगा, कोचिंग करूँगा। लेकिन आप मुझे बताएँ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को कितने कोचिंग सेशंस मिलते हैं इस टीम के साथ? जब कोचिंग सेशन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को मिलता है, तो प्लेयर्स की फिज़िकल फिटनेस इतनी ज़ीरो होती है कि मैच सबसे अर्जेंट मैटर तो ये होता है कि फिज़िकल फिटनेस लेके आओ। टैक्टिक्स तो बाद में है भाई, जब प्लेयर भाग ही नहीं सकेगा, तो पास तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं कर सकेगा, डिफेंड भी नहीं कर सकेगा। तो जब मिलते ही 10 दिन हैं, हमेशा 10 दिन मिलते हैं और फिर टीम चली जाती है, स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन भी चला जाता है और प्लेयर खेलते नहीं है, फिर ज़ीरो हो जाते हैं। तो किस तरह मतलब टैक्टिकल तो बात हो ही नहीं सकती ना, इतने 2 दिन में कौन टैक्टिकल अपने इम्प्रिंट कर सकता है यार, टैक्टिक्स होते हैं वीक बाय वीक या बहुत टाइम के साथ-साथ आप प्लेयरों को जो रेगुलर खेल रहे हो तो उनको बताते हो अच्छा यार ये अब करना है, ये हम कर रहे हैं, उसके फिर आप उसके सेशंस ड्रिल्स जो है वो डिज़ाइन करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है, प्रिपरेशन का मसला है, आपको ट्रेनिंग पिच पे टाइम ही नहीं मिलता, आपका सारा जो भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है वो आपकी फिज़िकल फिटनेस पे फ़ोकस होता है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली जब तक पाकिस्तान में लीग नहीं होगी, प्लेयर्स रेगुलरली नहीं खेलेंगे, यूथ डेवलपमेंट नीचे से प्लेयर उठते हुए नहीं आएँगे अच्छी कोचिंग के साथ, ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इम्प्रूवमेंट शॉर्ट टर्म में तब हो सकती है अगर हम ऐसे प्लेयर्स लें जो रेगुलर खेलते हैं डायस्पोरा हाई क्वालिटी के और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन या जो भी कोच है उसको ज़्यादा टाइम मिले ट्रेनिंग पिच पे। इसके अलावा @HS अनस 9391 और @फैज़ान खान ज़ू 3YN
ने पूछा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को रखें लॉन्ग टर्म में किसी और कोच को, और साथ ही दूसरा सवाल है हु शुड बी आवर नेक्स्ट कोच, दोनों मिलते-जुलते सवाल थे। यार मेरे ख़्याल से स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को ही रखना चाहिए अभी के लिए, उनको इतना टाइम ट्रेनिंग पिच पे मिला ही नहीं टीम के साथ, प्रॉपर सिचुएशन के साथ कि उनको हम असेस कर सकें। मीनवाइल दूसरी चीज़ ये है कि उनको ऑलरेडी प्लेयर्स का पता है, उनको ऑलरेडी सिचुएशन का पता है और प्लेयर्स को भी उनका पता है, तो उनको कंटिन्यूटी के लिए करना चाहिए एंड ही हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड। इंडिया को उन्होंने रैंकिंग बेहतर की, साउथ एशिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको पता है कि टीम की रैंकिंग किस तरह बढ़ानी है ओवर टाइम। तो आई थिंक उनके साथ रहना चाहिए। उसके अलावा मैं उनको ये भी कहूँगा कि उनको एक चीज़ पे जो फ़ोकस करना चाहिए, आई डोंट नो वो कितनी लिमिटेशंस उनके पास हैं, वो ये हैं कि भाई आप बेहतर डायस्पोरा को रिक्रूट करने में भी टाइम लगाओ। आप जो भी आपके फड्डे वगैरह हैं, अगर एतज़ाज़, आदिल नबी के साथ उनको अगर रिज़ॉल्व हो सकते हैं तो करो। बाकी भी डायस्पोरा प्लेयर्स, हारिस ज़ेब का अगर कोई इश्यू है, आपको पता नहीं क्या इश्यू है उसके साथ, वो आप हारिस ज़ेब नहीं कोई और प्लेयर्स बेहतर लेके आओ शॉर्ट टर्म के अंदर, वरना यही मामला चलता रहेगा जो मैंने बताया है। और इस दफ़ा अब से मैं बस चुप करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं और अब टाइम आ गया है कि मैं उँगलियाँ उठाऊँ और मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूँ। दिस हैज़ बीन इस्माइल फारूक फॉर प्रेसिंग मैटर्स, एड ऑन द माइक। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये वीडियो सारे पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें, क्योंकि ये रियलिटी चेक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।